हम सब ने वो कहानियां सुनी है ना। हाँ बिल्कुल। किसी के दादाजी ने मतलब सालों पहले शहर के बाहर बस यूं ही एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया था और आज उसकी कीमत करोड़ों में है। हाँ, या फिर वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों की कहानियां जिन्होंने एक छोटी सी रकम से शुरुआत की और आज देखिए एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, और ये कहानियां हमारे मन में एक उम्मीद भी जगाती हैं, एक सपना कि शायद हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, कि एक सही फैसला हमें भी उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। और यहीं पर आज की हमारी पड़ताल का असली मुद्दा शुरू होता है, आर्थिक गणित। हमारे पास जो सामग्री है वो इन सपनों पर एक तरह से ठंडे पानी का छींटा मारती है। वो ये समझने की कोशिश करती है कि इस तरह की सफलता को दोहराना लगभग नामुमकिन क्यों लगता है। तो आज का मिशन साफ है, हम किस्मत, जोखिम और लंबे समय तक निवेश में बने रहने के लिए जो अनुशासन चाहिए, जो भावनात्मक अनुशासन चाहिए, उसके बीच के रिश्ते को खंगालेंगे। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल ज्यादा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विभाजन है। कुछ चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, जैसे हमारा अनुशासन, हम कितना समय देते हैं, और फिर कुछ चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं, जैसे किस्मत और जोखिम। सही। आज की चर्चा इसी संतुलन को समझने के बारे में है कि इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए और ये समझा जाए कि असल में सफलता की गाड़ी किस पहिए पर ज्यादा चलती है। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे के उदाहरण से। सोचिए, निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। और हमारी सामग्री का तर्क है कि उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा दोहराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो किस्मत पर आधारित था। बिल्कुल, मतलब निवेश की सबसे अच्छी सलाह शायद ये है कि वॉरेन बफे बनने की कोशिश मत करो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और थोड़ी चौंकाने वाली बात है। हाँ, और मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। जब हम किस्मत कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लॉटरी का टिकट नहीं है। बफे की किस्मत में शामिल था सही समय पर सही देश में पैदा होना, जहां पूंजीवाद फल फूल रहा था। अच्छा, उनकी किस्मत थी कि उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से लंबा जीवन मिला, जिससे उनके निवेश को कंपाउंड होने के लिए 70 साल से ज्यादा का समय मिला। तो उनकी सफलता सिर्फ स्मार्ट फैसलों का नतीजा नहीं है, बल्कि स्मार्ट फैसलों को असाधारण लंबे समय तक चलने देने का नतीजा है। और उस लंबे समय की नकल वो कोई नहीं कर सकता। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम उनके स्टॉक चुनने के तरीके की नकल तो कर सकते हैं, पर उनके जीवन काल की नकल कैसे करेंगे? पर यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। हमारे शोध में एक बात साफ है कि हम बफे की किस्मत की नकल भले ही ना कर सकें, लेकिन एक चीज है जिसकी नकल की जा सकती है, उनका अनुशासन। दशकों तक 1960 से लेकर आज तक बाजार के हर उतार चढ़ाव में वो टिके रहे। हाँ, और ये एक दिलचस्प बात से जुड़ता है कि जो लोग अपने समय को नियंत्रित करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और यहीं पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हमारे विश्लेषण का एक मुख्य बिंदु ये है कि किस्मत और जोखिम भाई बहन की तरह है। अच्छा, एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, जब पोर्टफोलियो हर दिन बढ़ रहा हो, तो ये याद रखना जरूरी है कि आप अजय नहीं है। अगर किस्मत आपको सफलता दिला सकती है, तो जोखिम, जो कि किस्मत का ही दूसरा रूप है, आपकी कहानी को पल भर में बदल भी सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा विनम्र बने रहना कितना जरूरी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सफलता मिलने पर हम बहुत ज्यादा जश्न भी ना मनाएं और असफलता पर खुद को कोसे भी ना। ये तो बहुत मुश्किल है। इंसान अपनी भावनाओं से कैसे लड़ेगा? लड़ने की बात नहीं, समझने की बात है। सामग्री का जोर इस पर है कि आप नतीजे से ज्यादा अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें। प्रक्रिया पर? हाँ, क्या आपका फैसला उस समय मिली जानकारी के हिसाब से सही था? अगर हाँ, तो नतीजा चाहे जो भी हो, आपने अपना काम ठीक किया। अगर किस्मत ने साथ दिया तो नतीजा शानदार होगा, अगर जोखिम हावी हो गया तो नतीजा खराब होगा। ये मानसिकता बनाना ही असली चुनौती है। और इसी जोखिम की वजह से कई बार अच्छे फैसले भी बुरे नतीजों में बदल जाते हैं। यहीं पर असफलता का मनोविज्ञान सामने आता है, जो हमारी सामग्री के मुताबिक एक बहुत पेचीदा शिक्षक है। इस पड़ताल में मुझे एक बात ने सच में चौंका दिया कि असफलता एक बुरी टीचर भी हो सकती है। हाँ, आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन यहाँ तर्क बिल्कुल अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च के बाद एक अच्छी कंपनी में निवेश किया। आपका फैसला हर पैमाने पर सही था।
लेकिन अगले ही दिन कोई वैश्विक महामारी आ गई और बाजार क्रैश हो गया, आपका निवेश आधा हो गया। यहाँ आपका फैसला गलत नहीं था, आप बस जोखिम के गलत तरफ खड़े थे। सही बात है। अगर इस अनुभव से आप ये सीख लेते हैं कि निवेश करना ही बुरा है, तो ये एक गलत सबक होगा जो आपको भविष्य के मौकों से दूर कर देगा। असफलता ने आपको होशियार बनाने की जगह डरा दिया। तो फिर इससे निपटने का तरीका क्या है? अगर एक बुरा नतीजा आपको खेल से ही बाहर कर सकता है, तो फिर कोई जोखिम क्यों लेगा? तरीका ये है कि अपनी वित्तीय जिंदगी को इतना मजबूत और विविध बनाया जाए कि एक खराब निवेश या एक अधूरा लक्ष्य आपको दिवालिया न कर दे। अच्छा। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप कभी असफल न हो, ये तो असंभव है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप इतने सक्षम हो कि एक दो असफलता के बाद भी खेल में बने रहें। तब तक जब तक किस्मत फिर से आपका साथ न दे। इसे ही वित्तीय रूप से अविनाशी या अनब्रेकेबल बनना कहते हैं। आपके पास इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप बुरे समय को झेल सकें। इसका एक मानवीय पहलू भी है जिसकी तरफ हमारा शोध इशारा करता है। हमें खुद को माफ करना सीखना होगा। अगर कोई निवेश गलत हो जाता है तो महीनों तक खुद को कोसने के बजाय ये समझना होगा कि इसमें जोखिम की भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह दूसरों की असफलताओं को भी बिना परखे समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि पर्दे के पीछे किस्मत और जोखिम का कितना बड़ा खेल था। जैसा कि कहा गया है, कोई भी चीज उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी वो दिखती है। ये सिर्फ निवेश पर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। हम दिन भर में सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं, कुछ सही साबित होते हैं, कुछ गलत। ये बहुत सामान्य है, सबके साथ यही होता है। हाँ। महत्वपूर्ण ये है कि आप छोटी मोटी असफलताओं से खुद को परिभाषित ना करें, और अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहें। समय के साथ चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। एक बुरा दिन या एक बुरा साल आपकी पूरी कहानी नहीं लिख सकता जब तक आप खुद उसे लिखने की इजाजत ना दें। ठीक है, तो हमने किस्मत, जोखिम और असफलता के मनोविज्ञान को समझ लिया। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है, लंबी अवधि के निवेश का धैर्य। हम सबने वो कहानियां सुनी हैं कि विप्रो में लगाए गए कुछ हजार रुपए आज करोड़ों बन गए। लेकिन यहाँ का जो गणित है वो मुझे सच में फैसिनेट करता है। अगर किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए साल 2000 में विप्रो में लगाए होते तो 20 साल में वो रकम 8 करोड़ से ज्यादा हो जाती। 8 करोड़? ये कोई जादू नहीं है, ये कंपाउंडिंग की ताकत है। लेकिन असली सवाल ये है कि वो 10,000 रुपए को 8 करोड़ बनने देने का धैर्य किसके पास था? असंभव नहीं, सुपर ह्यूमन लगता है। ईमानदारी से सोचिए, अगर आपका निवेश एक महीने में 40% गिर जाए, ओह, या 3 साल तक एक ही जगह पर अटका रहे, तो क्या आपके हाथ बेचने वाले बटन पर नहीं जाएंगे? यहीं पर मनोविज्ञान गणित पर हावी हो जाता है। सही बात है। उन 20 सालों के सफर में विप्रो का शेयर कई बार 50-60% तक गिरा। .com बबल फूटा, 2008 का वित्तीय संकट आया। कितने लोग उस तूफान में अपनी नाव पर टिके रहे होंगे? लगभग कोई नहीं। यही बात हमारे शोध में बार बार सामने आती है। कागज पर लंबी अवधि का निवेश बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है। हमारे पास कुछ और भी बहुत प्रासंगिक उदाहरण हैं। जैसे 1980 के दशक में मुंबई के बाहरी इलाके में किसी दोस्त के पिताजी ने 1-2 लाख रुपए में एक अच्छा घर खरीदा, जो आज 2-3 करोड़ का हो चुका है। हाँ, सुना है मैंने भी ऐसा। या एक फिल्म स्टार ने हाल ही में पवई के पास अपनी बरसों पुरानी खरीदी हुई जमीन 550 करोड़ में बेची। सोचिए, 20-25 साल पहले वो जमीन कुछ लाख रुपए में ही खरीदी होगी। और इस पे आम तर्क ये आता है कि उस जमाने में किसके पास इतने पैसे थे। 1980 में 1 लाख रुपए आज के 50 लाख या शायद 1 करोड़ के बराबर होंगे। सही। लेकिन सामग्री इस तर्क का भी एक बहुत अच्छा जवाब देती है। वो कहती है कि ठीक है, आपके पास लाखों नहीं थे, लेकिन कुछ हजार रुपए तो होंगे। जरूर। अगर उस वक्त बड़ी जमीन के बजाय मुंबई के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट ही खरीद लिया होता 50,000 रुपए का, तो भी आज उसकी कीमत करोड़ों में होती। मुद्दा पैसे की मात्रा का उतना नहीं है जितना उस निवेश को समय देने और फिर उसे भूल जाने का। हाँ, भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना, ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रोज उसकी कीमत देखेंगे तो आप कभी उसे इतने लंबे समय तक रख ही नहीं पाएंगे। तो ये सुनने में बहुत रोचक लगता है, लेकिन हमारा विश्लेषण ये भी मानता है कि इस रास्ते पर चलना ज्यादातर लोगों के लिए सपने जैसा है। ये बस की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि ये केवल एक वित्तीय फैसला नहीं है, ये एक भावनात्मक सहन शक्ति की परीक्षा है।
ये हर दिन कुछ न करने का अनुशासन है, जबकि आपका दिमाग चीख चीख कर कह रहा हो कि कुछ करो, बेचो, खरीदो। उस आवाज को अनसुना करना ही सबसे मुश्किल काम है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश इतना मुश्किल है और ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं है, तो फिर ज्यादातर लोग करते क्या हैं? यहाँ पर हमारी पड़ताल जिंदगी की एक बहुत ही सीधी, थोड़ी कड़वी और चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती है। एक ऐसा रास्ता जिसे डिफॉल्ट रास्ता कहा जा सकता है। हाँ, डिफॉल्ट रास्ता। हाँ, ये वो रास्ता है जो ज्यादातर लोग चुनते हैं क्योंकि ये सबसे सीधा और परिचित लगता है। इसमें दूर की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। वो रास्ता है रोज सुबह उठकर नौकरी पे जाना, महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करना और फिर उस सैलरी से घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, किराने का बिल और बाकी के खर्चे। हाँ, और बाकी खर्चे चलाना, साल में 1-2 बार गांव चले जाना और फिर वापस आकर उसी चक्कर में लग जाना। महीने और साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन रिटायरमेंट का नोटिस आ जाता है और फिर वही जिम्मेदारियों की गाड़ी बच्चे खींचने लगते हैं। हमारी सामग्री में एक लाइन लिखी है जो सच में चुभती है। कैसा लगा सुन के, झटका लगाना। ये उस मानसिकता का परिणाम है जो दूर का नहीं सोचती। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमारी आज की सामग्री उजागर कर रही है। इसे एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका समाधान खोजना जरूरी है। ये दिखाता है कि जब लंबी अवधि की योजना बनाना मनोवैज्ञानिक रूप से इतना कठिन होता है तो लोग सबसे आसान, सबसे परिचित रास्ते पर ही चलते रहते हैं, भले वो रास्ता उन्हें कभी वित्तीय स्वतंत्रता तक ना ले जाए। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? इसे समेटते हैं। पहली बात, सफलता सिर्फ कौशल का नतीजा नहीं है। इसमें किस्मत और समय की एक बड़ी अनजानी भूमिका होती है, जिसकी नकल नहीं की जा सकती। तो दूसरों की सफलता से जलने या उनकी हूबहू नकल करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जोखिम किस्मत का ही दूसरा पहलू है। जब चीजें बहुत अच्छी हों तो विनम्र रहना और जब बहुत बुरी हों तो खुद को माफ करना जरूरी है। सही। क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आपका नियंत्रण सीमित है। अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजों पर नहीं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबी अवधि में संपत्ति बनाने की सबसे बड़ी चुनौती सही स्टॉक या सही म्यूचुअल फंड या सही प्रॉपर्टी ढूंढना नहीं है। असली चुनौती बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान अपने मनोविज्ञान को, अपनी भावनाओं को, अपने डर और लालच को नियंत्रित करना है। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा, दौलत बनाने की बड़ी कहानियां असल में स्मार्ट फैसलों से ज्यादा धैर्य और भावनात्मक सहन शक्ति की कहानियां हैं। वो उन लोगों की कहानियां हैं जो मुश्किल समय में भी अपनी योजना पर टिके रहे। उन्होंने सबसे कठिन काम किया, कुछ नहीं किया। और यहीं पर हमारी आज की सामग्री हमें एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देती है। ये समस्या तो बताती है, लेकिन कहती है कि इसका इलाज अगले भाग में ढूंढा जाएगा। तो आज का अंतिम विचार श्रोताओं के लिए ये है, अगर समस्या गणित में नहीं है, अगर 2+2 4 हमेशा सच है, तो समस्या हमारे अपने दिमाग में है, हमारे मनोविज्ञान में है। तो इसका समाधान कैसा हो सकता है? क्या ये कोई नई जटिल निवेश रणनीति होगी, या फिर ये समय, जोखिम और जीवन की इस यात्रा को देखने के हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव की मांग करती है?